हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 13 सितंबर का न्यूज़ हेडलाइन आप लोगों के लिए हाजिर है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देख के निकल लेते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहला जो हमारा हेडलाइन है वो है अर्थ श्योर लुक लाइक अ परफेक्ट वर्ल्ड। और ये जो लाइन है वो पहले कमर्शियल स्पेस वॉक करने वाले जेयर्ड इसाकमैन ने कहा जब उन्होंने सक्सेसफुली स्पेस वॉक कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने ये लाइन बोली थी। तो अब ये स्पेस वॉक जो है ये पहला कमर्शियल स्पेस वॉक, क्योंकि हमने जीके में पढ़ा हुआ है जो स्पेस वॉक 1960s के दशक में सबसे पहली बार हुआ था, जो नासा और रशिया के जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने किया था। लेकिन अभी तक कोई एक सिविलियन इसमें शामिल नहीं हो पाया था। इसमें सिर्फ साइंटिस्ट या रिसर्चर जो होते थे, जो एस्ट्रोनॉट्स होते थे, वही जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिविलियन ने स्पेस वॉक किया है। और ये जो पूरी एक्टिविटी है, इसके पीछे एलन मस्क की क्या जो एक सपना है कि वो मंगल के ऊपर इंसान को भेजेंगे, मंगल ग्रह के ऊपर इंसान को भेजेंगे और मंगल ग्रह पे अपनी एक कॉलोनी बसाएंगे। तो उसी सपने की दिशा में एक पहला कदम है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए उनको बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। तो इसी दिशा में उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है पोलारिस डॉन मिशन। और इसके तहत 3 मिशन जाएगा, जिसका पहला मिशन जो है वो अभी थर्सडे को कंप्लीट हुआ। और इसको हेड किया जेयर्ड इसाकमैन ने, जो कि पहले कमर्शियल स्पेस वॉक के पहले मतलब स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति बने, सिविलियन बने। और इसके बाद जब वो ये जिस कैप्सूल से ऊपर गए थे, उस कैप्सूल का नाम था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और जिसमें सबसे पहले इसाकमैन जो थे वो बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद जब वो अंदर आते हैं, फिर उसके बाद जो सारा गिल्स बाहर निकलती हैं। और इस तरीके से ये दोनों स्पेस वॉक करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी तक हमने देखा है कि जो स्पेस एजेंसियां, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, वो इस तरह के काम को करती थी। लेकिन जब से ये एलन मस्क का ये सपना है कि वो इस दिशा में अपनी एक अलग तरीके का योगदान देना चाहते हैं, और उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। और अगर इसने एक तरीके से इस रास्ते को खोल दिया कि अगर कोई आम आदमी चाहे, अगर उसके पास पैसा है तो वो स्पेस की सैर करके आ सकता है। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, आपको इंटरनेट के ऊपर बाकी आर्टिकल्स भी मिल जाएगा। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये स्पेस साइंस के दिशा में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके पीछे जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो हेडलाइन है वो है सीताराम येचुरी, जो कि सीपीएम के बहुत बड़े लीडर थे। उनका देहांत हो गया। तो ये दोनों ही न्यूज़पेपर एसटी और टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके ऊपर बड़ी आर्टिकल आई है। अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि सीताराम येचुरी एक साधारण पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पे ये स्टूडेंट यूनियन में काफ़ी सक्रिय थे। इमरजेंसी के दौरान जो इनकी एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और एक समय ऐसा था जब सीताराम येचुरी स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे जेएनयू में, जब वो पढ़ा करते थे, तो इंदिरा गांधी जेएनयू की चांसलर हुआ करती थी। और फिर इन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया था, और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को चांसलरशिप से उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो ये उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और ये राज्यसभा के एमपी रहे हैं, अपनी पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये एक ऐसे जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक कॉपरेशन के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही थी, अलग अलग दलों के साथ जो एक कॉपरेशन के साथ और एक सामंजस्य के साथ, एक नैतिकता के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही थी, उस जनरेशन को ये बिलोंग करते थे। तो इनके जाने के बाद निश्चय ही एक बहुत बड़ा लॉस है इंडियन पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा एक स्पेशल न्यूज़ है ये, जो कि
गुप्ता एम्पायर के कुछ कॉइन्स से के ऊपर कुछ रिसर्च किया गया था और उसके ऊपर एक किताब निकली है जिसका नाम है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, जिसे संजीव कुमार ने लिखा है। तो इस किताब की खासियत यह है कि गुप्ता एम्पायर के दौरान जितने भी कॉइन्स मिले जो डिफरेंट या तो वो प्राइवेट कलेक्टर्स के पास था या म्यूज़ियम में था या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के पास था, तो सब जगह जा के उन्होंने रिसर्च किया और उसके ज़रिए उन्होंने बताया कि एक कॉइन के ज़रिए किस तरीके से हम गुप्ता एम्पायर को जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गुप्त रूलर थे वो बड़े लेवल पे उन्होंने गोल्ड कॉइन को जारी किया था और उस दौरान उनकी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो काफ़ी प्रॉस्परस थी और इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी डेवलप था। तो और उस दौरान उनके जो सिक्के हुआ करते, जो कॉइन्स हुआ करते थे, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, जो कैलीग्राफी की गई थी या फिर जो उसके ऊपर उनकी तस्वीरें बनी हुई थी, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो इसके एक गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स के ऊपर एक बेहतरीन किताब निकली है जिसके ऊपर एक स्पेशल स्टोरी की गई है। उसके बाद आगे जो मिशन मौसम की चर्चा करते हैं। एक मिशन मौसम एक है जो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड एक प्रोग्राम है जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको लीड कर रही है, जिसमें अर्थ साइंस डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। और इसमें इस तरीके का कुछ ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जैसा कि साइंटिस्ट ने दावा किया है कि अगले 5 साल में हम उस स्थिति में होंगे कि हम किसी भी जगह पे बारिश को रोक सकते हैं या फिर बारिश करवा सकते हैं। तो हम इस लेवल का टेक्नोलॉजी हमारे पास होगा। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और फिर आगे बढ़ते हैं और एक बिजनेस से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है कि 15 इंडियन ओरिजिन पर्सन पीपल जो हैं वो टाइम्स के 110 जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है एआई के क्षेत्र में जो टाइम्स का 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसमें से 15 जो हैं वो इंडिया के हैं। अब ये 15 कौन कौन है तो सारे का नाम तो नहीं बताऊंगी, कुछ लोगों का नाम मैं बता देती हूँ आपको। और मतलब इनका इस लिस्ट में शामिल करने की वजह क्या है तो ये भी बताती हूँ। इसमें सुंदर पिचई हैं, अरविंद श्रीनिवास हैं, उसके बाद अम्बा काक हैं और द्वारकेश पटेल, सत्य नडेला, रोहित प्रसाद। चलो ये सब तो एक इंडस्ट्री के लोग हैं तो समझ में आता है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग नाम और भी आपको नज़र, विनोद खोसला हैं, अश्विनी वैष्णव इसके अंदर हैं। और इनको शामिल करने की वजह है वैष्णव इज लीडिंग, इनको शामिल करने की वजह है लीडिंग एफर्ट्स बाय इंडिया टू बिकम एआई प्लेयर। मतलब इनका जो गवर्नमेंट में जो एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिसके ज़रिए इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने की कोशिश की जा रही है एआई के क्षेत्र में, तो जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ फंडिंग हो रहा है, तो इसलिए इनको शामिल किया गया है। नंदन नीलेकानन को भी इसमें शामिल किया है और इनके शामिल करने की वजह है स्टार्टेड द अद्भुत इंडिया इनिशिएटिव टू इन्हेंस एआई एक्सेस अक्रॉस इंडिया एंड डेवलप डाटाबेस इन न्यूमरस इंडियन लैंग्वेज। तो इस वजह से इनको किया गया। अनिल कपूर को इसमें शामिल किया गया है। अब अनिल कपूर को शामिल करने के पीछे वजह क्या है तो अनिल कपूर ने एक केस फाइल किया था और जो केस उन्होंने जीता, केस वो जीते भी थे कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ हिज लाइकनेस, जैसे उनके डायलॉग्स, उनके आवाज़ या फिर उनकी एक्टिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को एआई के जरिए जनरेट करके उसको यूज किया जाता था बिना इनके परमिशन का। तो इसके खिलाफ उन्होंने एक केस किया था और जिसकी वजह से इनको इसमें शामिल किया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ था। ये बिजनेस पेज का ये न्यूज़ है। बिजनेस पेज का ये एक और न्यूज़ है, फिनटेक मनीव्यू टर्न्स यूनिकॉर्न 61 दिस, मतलब इस साल मनीव्यू एक स्टार्टअप है जो कि मेनली फाइनेंशियल जो लैंडिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब सर्विसेज से जुड़ी हुई है। तो उसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है और यह इस साल के 6th यूनिकॉर्न है। अब बाकी यूनिकॉर्न कौन है जो 2024 में यूनिकॉर्न बने हैं तो कृत्रिम एक है, दूसरा है परफ्यूज, पोर्टर आपको हर जगह दिखता होगा और हमारी लाइफ तो काफ़ी इजी हो गई है। पोर्टर एक जनरली बड़े शहरों में जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पोर्टर सर्विस हम लोग यूज करते हैं।
फिर रैपिडो जो बाइक सर्विस है, उसके बाद एथर, और फिर छठा जो है मनी बीज है। एक इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि जो वेस्ट बंगाल में जो जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल चल रही है, तो ममता बनर्जी ने उनके साथ एक जो वार्तालाप के लिए उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवाया था, और लेकिन उसमें जो जूनियर डॉक्टर, ममता बनर्जी इंतज़ार करती रही बट जूनियर डॉक्टर वहाँ पे नहीं आए। और अब उसके बाद हमने देखा कि उन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखा है ताकि वो इंटरवेन करें इन सब चीज़ों में। तो ये एक अगर वार्ता की बात हो रही थी तो जाना चाहिए था डॉक्टर्स को, और जो भी मुद्दे थे वो सीएम के सामने उसको रखना चाहिए था। और इसके मतलब सीएम ने तो यहाँ तक बोला कि अगर जनता चाहती है तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी, और मुझे पोस्ट का कोई लालच नहीं है, और मैं तो बस लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। खैर ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, कोई भी अपना पद नहीं छोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चेस ओलंपियाड जो चल रहा है बुडापेस्ट में, तो उसमें जो फीमेल चेस प्लेयर हैं उनका वो काफ़ी कम, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो उसके ऊपर एक आर्टिकल है। हालांकि इंडिया से तो चेस, जो भी इंडिया की जो फीमेल चेस प्लेयर हैं वो गई हैं, लेकिन रशिया और चाइना की काफ़ी मतलब क्योंकि रशिया के ऊपर बैन किया हुआ है यूक्रेन वॉर की वजह से, तो रशिया के चेस प्लेयर वहाँ पे नहीं गए हैं। तो ये एक कमी है उस टूर्नामेंट की। इसी में एक स्टोरी छपी है, बोधना करके एक इंडियन ओरिजिन की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, वो जूनियर कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी छपी है। उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वो एक लंबी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और अगर मतलब आप पेरेंट हैं तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के टैलेंट को समझिए और उसको अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज कराइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं अगले वीडियो में मतलब किसी और वीडियो में स्पेशली मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तो एक चेस ओलंपियाड के बारे में कुछ खबरें हैं, लेकिन इसका अभी इनिशियल फेज चल रहा है, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा इसमें बताने को कुछ है नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक पिट्ठू, जो एक ट्रेडिशनल गेम हुआ करता है, जो अलग अलग क्षेत्र में ये गेम खेला जाता है और अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है। तो पिट्ठू को जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो उनका एनुअल कैलेंडर होता है, स्पोर्ट्स कैलेंडर, उसमें उसको शामिल किया है। कॉलेज में भी और स्कूल के कैलेंडर में भी उन्होंने शामिल किया है। और इसके ज़रिए उनका एक प्रयास है कि जो ट्रेडिशनल गेम है उसको किस तरीके से हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये मेन न्यूज़ है और कोई ख़ास इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। अभी थोड़ा सा एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एचटी के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। और एचटी का पहला एडिटोरियल जो है, इफ़ ढाका वांट्स दिल्ली टू एक्स्ट्राडिट हसीना, कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ढाका के जो अथॉरिटीज़ हैं वो इंडिया मतलब शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाना चाहते हैं और इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल है कि क्या इसके मायने हैं, किस तरह क्या प्रोसेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर है ट्रेड ऑफ इन लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप के ऊपर जो एचटी है वो एक पूरा सीरीज चला रही है और आज भी उसमें एक लक्षद्वीप के ऊपर आर्टिकल है, क्योंकि लक्षद्वीप एक बहुत ही वल्नरेबल इन्वायरमेंट के रूप से बहुत ही वल्नरेबल जगह है और वहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम जो है ना तो वहाँ के लोगों के लिए सही है, ना तो वहाँ की इकोलॉजी के लिए सही है। तो ये एक लक्षद्वीप के ऊपर यहाँ पे एडिटोरियल है। फिर मेक प्रिवेंशन द फोकस ऑफ हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो अभी जिसमें आयुष्मान भारत के ऊपर जो एक ये है, उसका सीताराम येचुरी के ऊपर एक आर्टिकल है और इसको लिखने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं वेंकैया नायडू, जो कि बीजेपी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे ये। तो इन्होंने लिखा है सीताराम येचुरी के ऊपर एक आर्टिकल एडिटोरियल। फिर है सेंट्रलाइज फोकस टू अनलॉक R&D प्रोग्रेस, R&D के ऊपर किस तरीके से मतलब जो हमारे देश में R&D का जो एक इकोसिस्टम है, जो एक फंडिंग है, जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, वो काफ़ी कम है और किस तरीके से इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कैसे एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपकी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब एक इकोनॉमिक पावर तो नहीं बन सकते आप, फिर आप एक कारखाना बन के रह जाएंगे जहाँ लोग आएंगे यहाँ पे आपसे काम करवाएंगे और चले जाएंगे। तो इससे फिर कभी और हो सकता है आज आपके यहाँ सिचुएशन सही है तो आपके यहाँ आ रहे हैं, फिर कल कहीं और सिचुएशन सही होगा तो कहीं और चले जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो, इनोवेशन हो, और इसके ये तभी होगा जब R&D के ऊपर सरकार बड़े लेवल पे कुछ खर्च करेगी। और अभी जो ये खर्चा है वो एक GDP का 1%
50 या फिर उससे भी कम खर्च करती है सरकार। तो इसके ऊपर एक ये एडिटोरियल है। और अब हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला जो एडिटोरियल है, व्हाट राहुल इजंट सेइंग। राहुल गांधी जो अभी यूएस की 3 दिन की जो उनकी यूएस यात्रा थी, और उसमें उस यात्रा के दौरान जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अलग अलग कास्ट सेंसस हो गया, या फिर फ्रीडम ऑफ फेथ की बात कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट मुद्दों पे जो वो खुलकर वहाँ पे बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल है जिसे असीम अली ने लिखा है कि उसका मतलब क्या है, क्या किस तरीके से कांग्रेस जो है एक अलग दिशा में जा रही है, एक नई कांग्रेस का एक उदय हो रहा है। ये है फिर दूसरा जो है टू वॉक इन डेंजर। और इसके जो पेडेस्ट्रल जो कल के वीडियो मैंने बताया था, जो पेडेस्ट्रल पे जो पैदल चलने वाले यात्री जो लोग होते हैं उनकी कैसे जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें 50% संख्या जो उन्हीं लोगों की होती है। तो उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल है। फिर ओल्डर बट वाइजर, और आयुष्मान भारत के ऊपर, ये आयुष्मान जो भारत है उसके ऊपर ये भी है आर्टिकल, जो हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत है उसके ऊपर। फिर एक इंटरव्यू है, ओल्ड बॉयज़ क्लब प्रोमोट मेन ओवर वुमेन हु आर नॉट पार्ट ऑफ इट, वुमेन लॉयर मस्ट वर्क डबल हार्ड विथ लेस फी। ये हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली का आर्टिकल है। और ये अभी ये रिटायर्ड की हैं। और तो इसी के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है कि लीगल सिस्टम में महिलाएं उतनी प्रोमिनेंटली क्यों नहीं दिखती हैं, उनका क्या चैलेंजेस उनको झेलना पड़ता है। तो इसी के ऊपर उन्हें बड़े ही खूबसूरती से बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो पहला तो ये होता है कि जो पुराने लॉयर्स हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, तो वो फीमेल लॉयर्स को उतना प्रमोट नहीं करती हैं, बल्कि मेल को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो दूसरी बात होती है कि जो क्योंकि कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसमें आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। तो महिलाएं नेटवर्किंग उतने अच्छे से नहीं कर पाती, जैसे कि पार्टियों में नहीं जा सकती, किसी क्लाइंट के साथ नहीं बैठ सकती, ड्रिंक नहीं कर सकती, कुछ उनकी अपनी एक डोमेस्टिक ज़रूरतें होती हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस करने के चक्कर में उतनी अपनी वो नेटवर्किंग नहीं कर सकती, उतनी सोशलाइजिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाती हैं। उसके बाद इसमें तो इसी तरीके से इसमें 4-5 अलग डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और आगे क्या हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि आगे तो काफ़ी लड़कियां जो है, क्योंकि पहले की तुलना में अभी हम देखते हैं तो जो लॉ के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे लड़कियों की भी काफ़ी भागीदारी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में शायद यह स्थिति सही होगी। तो ये एक अच्छा सा इंटरव्यू है जिसको पढ़ना चाहिए। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट में आपका इंटरेस्ट है, डिफरेंट क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को जानना चाहते हैं, तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। फिर अगला जो हमारा स्पीकिंग ट्री, और ओनम हैज़ नाउ बिकम अ यूनिवर्सल फेस्टिवल। और केरला में ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। और यह इसके पीछे एक जो मान्यता है कि केरल जो है वो, जब आप देखते हैं इंडिया का साउथ में एक लंबाई में, उसका जब मैप देखते हैं लंबाई में फैला हुआ एक राज्य है। और वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो सावन का महीना होता है उस दौरान जो वहाँ के राजा महाबली हुआ करते थे, वो अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, और वो देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से वहाँ के लोग रह रहे हैं। अब महाबली होते हैं, महाबली एक राक्षस हुआ करते थे जो कि वहाँ के राजा थे। और महाबली की हत्या करने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया था। और जब हम माइथोलॉजी में देखते हैं, जब हम रामायण में भी इसकी कहानी दी गई है कि जब विष्णु वामन अवतार लेके आते हैं और महाबली एक यज्ञ कर रहे होते हैं, और वो जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके, तो सभी जितने भी ब्राह्मण थे सबको दान दे रहे होते हैं महाबली। तो वामन से भी पूछते हैं कि आपको महाराज क्या चाहिए, तो बोलते हैं मेरे पैर के 3 जो कदम की ज़मीन चाहिए मुझे। तो बोलते हैं कि बस इतना ही चाहिए, कुछ और मांगिए। तो बोलते हैं नहीं बस मुझे इतना ही चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है दिया, आप नाप लीजिए, 3 कदम आप चलिए और वो ज़मीन आपको मिल जाएगी। तो जब उसके बाद महाबली जो वामन होते हैं वो विशाल रूप धारण करते हैं, और पहले कदम में वो धरती को नाप लेते हैं, दूसरे कदम में आकाश को नाप लेते हैं, और फिर तीसरा कदम पैर उठाते हैं तो बोलते हैं अब ये पैर मैं कहाँ रखूँ। तो जो महाबली थे वो सो जाते हैं और बोलते हैं आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। और फिर उनके सिर के ऊपर जो विष्णु थे वो पैर रखते हैं और वो पाताल में चले जाते हैं। तो इसके पीछे एक मान्यता है कि वो
महाबली जानते थे कि उनकी हत्या होनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके, ताकि ईश्वर के हाथ उनकी हत्या होगी और वो उनकी मुक्ति मिलेगी इससे। तो ये मान्यता है केरल में कि इस दौरान महाबली आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी प्रजा जो है अभी कैसे रह रही है। और इस दौरान केरल का जो हर एक घर होता है वो अच्छे से सजा हुआ रहता है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और पूरा उत्सव का माहौल होता है। इसके ज़रिए जो वहाँ की जनता ये दिखाना चाहती है कि अपने राजा को दिखाना चाहती है कि देखिए आज भी हम उतने ही खुश हैं, आज भी हम उतने ही अच्छे से हैं जितना आपके टाइम में हुआ करते थे। तो ये एक बड़ी बहुत ही बेहतरीन कहानी है इसमें दी हुई। ओणम हैज नाउ बिकम अ यूनिवर्सल फेस्टिवल। और जो मलयाली लोग होते हैं, जो केरला के मूल निवासी जिनको मलयाली कहा जाता है, वो कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वो ओणम ज़रूर मनाते हैं और इसके ज़रिए वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल फेस्टिवल हो गया। और इस दौरान वहाँ पे एक स्नेक बोट का भी रेस होता है, जिसमें एक लंबी सी बोट होती है और उसका रेस किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पीकिंग ट्री आज का था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें भी वही कुछ नहीं है, जो चेस ओलंपियाड के बारे में है, फिर एशिया कप जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होना है। और इतना ही था आज का न्यूज़। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, नए दिन नए समाचार के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।